हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYS के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर यानी बनपाल के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी लिंक उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा एनफील्ड। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों से जो सिपाही थे उनको आपत्ति थी, क्योंकि जो एनफील्ड द्वारा कारतूस बनाए जाते थे उसमें गाय एवं सुअर के मांस का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा HC मुखर्जी। HC मुखर्जी अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या किए थे? कब? 1897 में। सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ में, कहाँ पे? बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है, वहाँ पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम। 1928 में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और काशी को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था। सही उत्तर हो जाएगा अवध। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोस को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन, किन्होंने? हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। सही उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता। शिमला समझौता के दौरान सन 1914 ईस्वी में मैकमोहन लाइन का निर्माण किया गया, जो कि भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती हुई गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है? गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है। सही उत्तर हो जाएगा शरावती नदी। शरावती नदी से होकर ही गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। और बात कर ले शरावती नदी कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। और गरसोप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? सही उत्तर हो जाएगा पटना। 1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया, जिसके बाद 1863 में दूसरा जिला स्कूल भागलपुर में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? दूसरा जिला स्कूल भागलपुर में खोला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वत में पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भील आदिवासी समुदाय। भील आदिवासी समुदाय जो है वो अरावली पर्वतमाला के उदयपुर के सिरोही में निवास करते हैं। अगला प्रश्न, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्था के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, सिफारिश किया था। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस पद पे आसीन थे? सही उत्तर हो जाएगा पटना के नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। अगला प्रश्न, डैश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। सही उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेवराय प्रथम ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेवराय प्रथम ने करवाया था। और कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि का अनुपात क्या कहलाता है? निश्चित ब्याज वहन निधि का अनुपात क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा पूंजी लाभ अनुपात। पूंजी लाभ अनुपात। अगला प्रश्न, मूल लेखांकन समीकरण डैश है। मूल लेखांकन समीकरण डैश है। सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति बराबर देयता जोड़ शेयर धारकों का हिस्सा। मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो संपत्ति बराबर देयता और शेयर धारकों का हिस्सा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जो कि साइंस का प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्योंकि प्लस में हमारा 5 डायोप्टर है, तो प्लस यानी कि किसकी क्षमता प्लस में होती है, धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। और बात कर ले हमारा पी बराबर कितना होता है? तो पी बराबर होता है हमारा 1/f। यहाँ से आप लोग इस पर तोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, एक बाल्टी पारदर्शक द्रव से भरा है जिसकी गहराई 40 सेंटीमीटर है। ऊपर से देखने पर बाल्टी की पेंदी 8 सेंटीमीटर ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? सही उत्तर बताइएगा। द्रव का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है हमारा? अपवर्तनांक बराबर हमारा होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितना है? 40 सेंटीमीटर और आभासी गहराई तो 8 सेंटीमीटर ऊंचा दिख रहा है, यानी कि आभासी कितना हो जाएगा? 40 में से 8 गया तो हमारा 32 सेंटीमीटर आभासी गहराई हो जाएगा। दोनों को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौक 32, यानी 5:4, यानी 5/4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इसमें न्यूमेरिकल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है सभी। अगला प्रश्न, एक स्वर द्विभुज का आवर्तकाल 0.005 है सेकेंड है, उसकी आवृत्ति क्या होगी? 0.005 सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 हर्ट्ज। इसको बना लीजिएगा 200 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, कहता है किस अवस्था में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान अधिकतम होगा? किस अवस्था में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान अधिकतम होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति शून्य हो। कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति शून्य हो तब हमारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा है। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा है। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा यानी कि ग्रहण ऊर्जा कौन होगा? तो ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? इजी क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा दोनों, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो स्वरित्र द्विभुजों की आवृत्तियां क्रमशः 128 हर्ट्ज और 384 हर्ट्ज हैं। इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों का अनुपात होगा। हमें अनुपात पूछा है तो इसका सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा जब हम 384 को 128 से भाग देंगे तो 384 से
128 से 384 हमारा 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 3:1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भार कौन राशि है? भार कौन सी राशि है? सही उत्तर हो जाएगा भार हमारा सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हमारा न्यूटन होता है, यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न सॉरी, पृथ्वी तल से नीचे जाने से किसी वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा घटेगा, क्योंकि पृथ्वी तल से नीचे जाने पे और ऊपर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक बताइए। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 2 दिनों में चांद द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। 2 दिनों में चांद द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा 40,642 किलोमीटर। 40,642 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन किसके बराबर होता है? ध्यान से बनाइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है हमारा? बल बराबर होता है हमारा एम ए। एम हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और ए हमारा होता है त्वरण। त्वरण का क्या होता है हमारा? मीटर पर सेकेंड, यानी होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही है? सही उत्तर हो जाएगा P बराबर mv। संवेग बराबर होता है मास गुने वेग। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 15 मीटर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, पत्थर का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। इसे पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है। यदि तरंगदैर्घ्य 0.5 है तो कंपन का वेग ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे भी ज्ञात करना है, भी। तो सही उत्तर बताइएगा। तो भी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? न्यू लेमडा। न्यू हमारा आवृत्ति होता है, जो कि हमारा कितना है? 40 दिया गया है, और तरंगदैर्घ्य हमारा 0.5 है। दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाए कितना? 200, और एक अंक बाद पॉइंट, यानी बच गया हमारा 20। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, 10 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम परमाणु रहते हैं? 10 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम परमाणु रहते हैं? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा 40 होता है। तो कैल्शियम के 40 ग्राम द्रव्यमान में 6.023 गुने 10 के पावर 23, जो कि हमारा एवोगाड्रो संख्या, इतने परमाणु होते हैं। इसलिए जब हम 1 ग्राम परमाणु निकालेंगे, इसलिए हम जब 10 ग्राम परमाणु में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हम 40 से भाग कर देंगे और ऊपर में 10 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? ऊपर में 10 से गुना, सॉरी एक सेकेंड। तो हम 10 ग्राम में अगर परमाणु की संख्या निकालने जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? 6.023 गुने 10 के पावर 23 में हम लोग पहले 10 से गुना कर लेंगे और भाग कर देंगे टोटल उसके अनुभार से। अनुभार कितना होता है? 40। अगर भाग करेंगे तो 10 से हमारा यहाँ एक जीरो कट जाएगा, और इसको अगर हम 4 से 6.023 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.50575 इंटू 10⁻23 कैल्शियम परमाणु। तो कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा, और क्वेश्चन अगर समझ में आया तो उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न, सभी तत्वों के परमाणु होते हैं। से उत्तर हो जाएगा गोलीय। सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गोलीय होते हैं। इसकी खोज किन्होंने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में जिस तत्व की कमी से कारण घेंघा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है वो कौन सा है? तो हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग हो जाती है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के नाभिकीय संलयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा हेस-बेथ ने। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति का नाभिकीय संलयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेस-बेथ ने दिया था। और हेस-बेथ के अनुसार सौर ऊर्जा प्रति सेकेंड 8.46 गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निष्कासित करती। कितनी? 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निष्कासित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट के ताप द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है हमारा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो रिएक्शन कर क्या बनाता है? CaO प्लस CO2, यानी हमारे यहाँ टूट रहा है। एक जो था वो हमारा 2 बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 है, उसका स्थान आवर्त तालिका में कहाँ पे होगी? तो परमाणु संख्या 10 किसका होता है? तो नियोन का परमाणु संख्या 10, जो कि एक अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहाँ पे रहता है? तो शून्य वर्ग में रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, N2 तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? यानी जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया का निर्माण करते तो कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लौह उत्प्रेरक। लौह उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है किस विधि में? तो हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में। उत्प्रेरक होता क्या है? तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, जब सांद्र गंधक अम्ल को HCOH के साथ तृप्त किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब सांद्र गंधक अम्ल को HCOH के साथ तृप्त किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, ओजोन का आचरण होता है। ओजोन का आचरण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकारक एवं अवकरण दोनों पदार्थ की तरह। ऑक्सीकारक और अवकरक दोनों की तरह। अब बात करते ओजोन, तो ओजोन क्या होता है? तो ओजोन हमारा जो है वो सूर्य के द्वारा आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ओजोन से सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा, ग्राम नहीं kg होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुने 10⁻27 kg। अब बात कर ले प्रोटॉन की खोज किन्होंने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन दे देगा और कहीं कहीं रदरफोर्ड देता है, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, और दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं देगा तो आप इजीली बना सकते हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, एक आयन में 13 प्रोटॉन एवं 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यह कौन सा आयन होगा? 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? Cl+3 आयन, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है? हमारा परमाणु संख्या 13 होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा Cl+3 आयन। अगला प्रश्न, द्रवित सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है? सही उत्तर हो जाएगा मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न, अल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड OH। और यह हमारा सिंगल बॉन्ड CHO जो है वो हमारा एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। और यह हमारा सिंगल कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है यह हमारा कीटोन का है। किसका है? कीटोन का है यह। और सिंगल बॉन्ड के साथ O हमारा है वो हमारा इथर है। क्या है? यह इथर है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन को हवा
अथवा ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो कब? जब हम कार्बन को ईंधन के रूप में जलाते हैं। कार्बन क्या करते हैं? ईंधन के रूप में जलाते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक विसर्जन नली में धन किरणों का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? एक विसर्जन नली में धन किरणों का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत विभव पर। इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत विभव पर। अगला प्रश्न है, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा हीटिंग पे। डीएनए जो है वो हीटिंग पे हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। और इसको क्या कहते हैं? तो डीएनए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग यानी गलाना। तो डीएनए मेल्टिंग को क्या कहते हैं? इस समय हमारा हाइपरक्रोमेसिटी का गुण दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस पौधे का खाद्य चालन उत्तक है? किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ को ले जाने लाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम हमारा जल को ढोने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? भूमिगत खाद्य तना है। सही उत्तर हो जाएगा अदरक। हमारा अदरक जो है वो एक भूमिगत खाद्य तना है। अगला प्रश्न, कणिकाओं यानी कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम। कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होते हैं? कैंसरजनक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, फैट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य अवस्था में। जब कोशिका का विभाजन मध्य अवस्था में होती है उस समय गुणसूत्रों की जो आकृति विज्ञान है उसे अच्छे तरह से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का उदाहरण है टिश्यू। सही उत्तर हो जाएगा रक्त। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। सही उत्तर हो जाएगा ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी दांतों से संबंधित विज्ञान है। बात कर ले ऑर्निथोलॉजी का, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षी से संबंधित है। और फिनोलॉजी हमारा है, फिनोलॉजी हमारा भाषा से संबंधित है। फिनोलॉजी किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। जबकि कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है, ब्रह्मांड विज्ञान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सिरोसिस। सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जब भारी मात्रा में हमारे शरीर में उपस्थित हो जाता है तो हमें यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था उसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। कब? 1992 में। इसमें टोटल 150 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, बहुगुणित पॉलीप्लॉइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? बहुगुणित किस में परिवर्तन होने पे होती है? सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर बहुगुणित हो जाती है। अगला प्रश्न, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है क्या कहलाता है? पुष्प का वह भाग जो परागकण पैदा करता है क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा परागकोश। परागकोश में हमारा परागकण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, टाइफाइड पैदा होता है, टाइफाइड पैदा होता है सही तो जगह साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड कैसे पैदा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा होता है। और टाइफाइड जो है वो घरेलू मक्खी से हो जाता है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैस का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रहण। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रहण, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल का जो तापमान होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने, किन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही तो हो जाएगा दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या? दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और चार्ल्स डार्विन की दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी वो 1859 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1859 में। अगला प्रश्न, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसके पर्यानिका यानी क्लाइटेलम होती है? जिसके क्या होते हैं? क्लाइटेनम होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। केचुआ के पास पर्यानिका यानी क्लाइटेनम होती है। अगला प्रश्न, कोष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं? काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विसर्पी लताएं। काष्ठीय आरोही लताएं को क्या कहते हैं? विसर्पी लताएं। अगला प्रश्न, बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती है। तो बच्चों के अंग की जो अस्थियां होती है वो विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ जाती है। अगला हमारा विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से वेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्यों? क्योंकि इसमें आर्सेनिक की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी का। आगे हमारा क्या? हिंदी का। हिंदी से हमारे बिहार फॉरेस्टर के एग्जाम में 10 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुका, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 5 नंबर का एक गद्यांश जरूर पूछा जाता है। और हम हर बार बताते हैं गद्यांश को बनाना बिल्कुल ईजी है। बस आपको सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते? कौन लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते? अगला कहता है, बाल मन किस चीज़ का भूखा होता है? बाल मन यानी बालक का मन। अगला प्रश्न, बाल मन में क्या नहीं होता? बालक बनना क्या है? आगे कह रहा है, विद्वान और बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं खुलता? तो इन 5 प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। चलिए गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश कहता है हमारा, स्वर्ग का द्वार केवल बालकों के लिए खुलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान ज्ञानी ध्यानी मानते हैं वे स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग में निष्कपट छल प्रपंच से दूर रहने वाले ही पहुंच सकते हैं। बाल मन यानी बालक का मन ऐसा ही सरल और भोला होता है। बाल मन प्रेम का भूखा होता है और बिना किसी भेदभाव के वह सबको अपना मान लेता है। उसमें तेरे मेरे अपने पराये भेदभाव नहीं होते। स्वर्ग के अधिकारी ऐसे लोग ही होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्ग के अधिकारी ऐसे ही लोग होते हैं। आगे, बालक बनना कोई छोटी मोटी साधना या तप नहीं है। सबसे पहले अहंकार को छोड़ना होता है। समान भावना से ललक कर सबके गले लगना होता है। सबको अपना मानकर अपनाना बाल मन की सहज प्रकृति है। क्या है? बाल मन की सहज प्रकृति है। जो लोग इस संसार के माया जाल में फंसे हैं, राग द्वेष में लिप्त हैं, सत्ता लोलुप और अधिकारी प्रिय हैं, जिन्हें हिंसा पाप से डर नहीं लगता, जो केवल स्वयं को प्यार करते हैं, स्वर्ग सुख से वंचित रह जाते हैं। बालक अपने लालन पालन और रक्षा का भार अपने पिता पर डालकर निर्भीक और निश्चित हो जाता है। इसलिए जो स्वर्ग में रहने वाले पिता पर विश्वास करता है वही स्वर्ग में रह सकता है। कह रहा है, वह पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, जो बात वह ज्ञानी और समझदारों से भी छिपा कर रखते हैं।
उसे अपने बालक अपने पुत्र पर प्रकट कर देते हैं। इसलिए स्वर्ग में पहुंचने के लिए उस पिता का बालक उसका पुत्र बनना आवश्यक है। बिना बालक बने स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कौन लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा जो माया में लिप्त हो वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। अगला प्रश्न, बाल मन यानी बालक का मन किस चीज़ का भूखा होता है? तो प्रेम का भूखा होता है। अगला प्रश्न, बाल मन में क्या नहीं होता? बाल मन में क्या नहीं होता? तो सही उत्तर हो जाएगा अपने पराये का भेद। बाल मन में अपने पराये का भेद नहीं होता। अगला प्रश्न, बालक बनना क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक बहुत ही कठिन साधना और तप है। अगला प्रश्न, विद्वानों और बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं खुलता? तो सही उत्तर हो जाएगा वे प्रायः मोह माया में जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? जकड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची यानी उसका समानार्थी। रमा, तो रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंदिरा जो है वो रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द चुने। उत्कर्ष विलोम यानी उसका उल्टा, तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। वाक्य खंड क्या है? जिसका ऋण लिया हो। जिसका ऋण लिया हो। सही उत्तर हो जाएगा ऋणदाता। जिससे हम ऋण लेते हैं उसको हम ऋणदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इसमें किस शब्द में तत्पुरुष समास है? सही उत्तर हो जाएगा अनिच्छा। अनिच्छा में हमारा तत्पुरुष समास है। आज जन्म में हमारा आगे आ है जो कि एक अव्यय है, इसलिए हो जाएगा हमारा अव्यय भाव समास। घनश्याम हमारा हो जाएगा क्या? तो घनश्याम हमारा द्वंद्व समास। और तिरंगा हमारा 3 रंगों का समूह हो जाएगा हमारा द्विगु समास। तिरंगा क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनिच्छा। अनिच्छा क्या? तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।